चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। दरअसल आज हम कृषि टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, लेकिन कल हमारा उद्योग वाला टॉपिक कुछ बचा हुआ था, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में कृषि को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सकें। कल रात को भी 10 बजे ही हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जरा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में हमको पढ़ना है। कल मैं यहां तक आपको पढ़ा चुका था, आईआईपी। तो आईआईपी का फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्त, तो याद रखना आईआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईआईपी का फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नाम से आप इसे जानते हैं। आईआईपी एक प्रमुख मासिक संकेतक है, मंथली इंडेक्स है। ये हर मंथ जारी किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों को मापता है या औद्योगिक गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी देता है। नब्ज, नब्ज मतलब है कि उद्योगों में क्या चल रहा है, इसको ये मापता है आईआईपी। और आईआईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि उद्योगों में कितना उत्पादन हो रहा है, इसको मापता है ये। ठीक है। जिंदाबाद है सर, एग्जाम के बाद मुर्दाबाद हो जाएंगे। अरे नहीं यार, जिंदाबाद ही रहेंगे। देखो आगे, इस आईआईपी को मापने का आधार वर्ष क्या है। तो इसका जो बेस ईयर है, इसको हम बोलते हैं बेस ईयर। आधार वर्ष को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आधार वर्ष को हम लोग बेस ईयर के नाम से जानते हैं, बेस ईयर। तो इसका जो बेस ईयर है ना, वो क्या है, तो वो है 2011-12। कितना बेस ईयर है, 2011-12 इसका बेस ईयर है, याद रखना है। और दूसरी बात, इसका जो मान है वो 100 के बराबर होता है। इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 100 के बराबर। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, मासिक आधार पर एनएसओ के द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि मॉस्पी के अंतर्गत आता है। मॉस्पी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स। ठीक है, याद रखना। तो इसका आधार वर्ष क्या है, आईआईपी का 2011-12 है। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, एनएसओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा किया जाता है। ये क्या मापता है, तो औद्योगिक उत्पादन को मापता है कि इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसकी स्थिति क्या है। अक्टूबर 2025 का डेटा है हमारे पास में, इसके आंकड़े हमारे पास में, देखिएगा जरा। औद्योगिक उत्पादन में 0.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पहले के महीनों में यह वृद्धि 4 से 5% के बीच में थी, लेकिन अनियमित मानसून और खनन गतिविधियों में कमी के कारण इसमें उतार चढ़ाव देखते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो उतार चढ़ाव किसके कारण है, तो याद रखना उतार चढ़ाव किसके कारण है, तो उतार चढ़ाव विशेष रूप से है ना किसके कारण है, खनन गतिविधि और मानसून की अनियमितता के कारण। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है, कल हम लोग पढ़ने वाले जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण कल हम पढ़ेंगे। चलिए, इसके आगे हम मैं बातचीत करूं, आईआईपी के घटक कौन कौन से और उनका क्या क्या महत्व है। तो इसके 3 व्यापक क्षेत्रों से मिलकर के ये बना है। एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो वेटेज है वो कितना है, 77.63%। मतलब आईआईपी जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो वेटेज है वो कितना है, 77.63% है। यह आईआईपी का सबसे बड़ा घटक है और अर्थव्यवस्था की वास्तविक उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैल्यू एडिशन होता है। तो किस क्षेत्र में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी वैल्यू को ऐड किया गया है, उससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति जो है, वास्तविक उत्पादन स्थिति, उसको बताएगा। फिर अगर हम बात करें खनन की, माइनिंग की, तो माइनिंग का जो इसमें वेटेज है वो 14.37 है। यह कच्चे माल का मतलब है रॉ मटेरियल, जिसके अंतर्गत कोयला आता है, लौह अयस्क आता है, उसकी उपलब्धता का संकेत है कि कितना हमारे देश के अंदर कच्चा माल उपलब्ध है, उसको माइनिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और उसका जो वेटेज है वो 14.37% है। देखिए कितना है, 14.37% है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ओके, अगली बात हम करते हैं। विद्युत की अगर हम चर्चा करें, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसका वेटेज है 7.99%। यह औद्योगिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की मांग को दर्शाता है कि कितनी उद्योगों में ऊर्जा की आवश्यकता है। इसकी डिमांड को कौन बताएगा, तो औद्योगिक क्षेत्र बताएगा। और विद्युत जो है इसका वेटेज 7.99 है। तो ये 3 क्षेत्र हैं, इनका वेटेज भी मैंने आपको बता दिया है आईआईपी के ध्यान में रखते हुए। अब याद रखना, हमारे देश के अंदर या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 8 कोर उद्योग होते हैं। कितने कोर इंडस्ट्रीज होती है, 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है।
8 बुनियादी उद्योग के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, जिन्हें किसी भी अर्थव्यवस्था का पावर हाउस कहते हैं। विशेष रूप से इंडियन इकोनॉमी का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो 8 बुनियादी उद्योगों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, भारत की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस कहा जाता है। ये आईआईपी में शामिल वस्तुओं के कुल भार का 40.27% हिस्सा बनाते हैं। तो याद रखना है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, ये आईआईपी का 40.27% हिस्सा यहां पर बना रही। इन उद्योगों का डेटा अक्सर आईआईपी से पहले जारी किया जाता है और यह औद्योगिक प्रदर्शन का अग्रिम संकेत भी देता है। और 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, इनका भारांक कितना है, घटते क्रम में दिया गया दिसंबर 2025 का डेटा। जैसे रिफाइनरी उत्पाद सबसे पहला है, रिफाइनरी उत्पाद जो है इसका भारांक है 28.04%, है ना। इसका उपयोग या महत्व क्या है, तो रिफाइनरी जो है वो परिवहन और पेट्रोकेमिकल के लिए आधार है और इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। पूछा जा सकता है कि 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो रिफाइनरीज का है, रिफाइनरी प्रोडक्ट का है। कितना है, 28.04% है। ठीक है, 28.04%, याद रखना 28.04% इसका क्या है, वेटेज है। दूसरा है बिजली, बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और इसका जो वेटेज है वो 19.85 है, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, उन सभी एक्टिविटीज का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, याद रखना ऊर्जा, मतलब ऊर्जा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, तो ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगली बात, तीसरा जो है वो है इस्पात। तीसरी जो कोर इंडस्ट्री है उसका नाम है इस्पात, और इसका जो भारांक है या वेटेज है वो 17.92% है। निर्माण और बुनियादी ढांचे की रीढ़ कहलाती है, क्योंकि इस्पात जो होता है ना वो किसी भी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। ठीक है, रीढ़ आप इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए, शोभित कह रहे व्हाट इज आईआईपी? आईआईपी इज अ इंडेक्स, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया तब आप बोल रहे थे कि सर अभी तो जिंदाबाद है, फिर बाद में मुर्दाबाद हो जाएंगे। कमेंट लिखने में शायद व्यस्त थे आप, है ना। समझता हूं मैं बेटा। फिर चौथा उद्योग है जिसे आप बोलते हैं कोयला, कोल। इसका जो वेटेज है वो 10.33% है। आप सभी को पता है कि बिजली का उत्पादन करना हो और इस्पात के लिए कच्चे माल के रूप में या प्राथमिक ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कोयले का। तो कोयला जो है वो एक प्रकार का कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत, कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अगली बात, कच्चे तेल की मैं बात करूं, कच्चे तेल को हम अंग्रेजी में क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। इसका वेटेज है 8.98%। आप सभी को पता है रिफाइनरियों के लिए ये इनपुट की तरह कार्य करता है, क्योंकि कच्चा तेल जो होता है वो किसी भी उद्योगों के लिए क्या होता है, तो एक प्रकार का क्या होता है, कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है। फिर छठवें जो कोर इंडस्ट्री है उसका नाम है नेचुरल गैस, जिसका वेटेज है 6.88%। और याद रखना प्राकृतिक गैस जो है वो उर्वरक और बिजली के लिए एक प्रकार का ईंधन का काम करता है। ठीक है, सीमेंट सातवां है जिसका वेटेज है 5.37%। सीमेंट किसी भी कंस्ट्रक्शन या आवास क्षेत्र का संकेतक है। और आठवां जो है वो है उर्वरक, आठवां, और याद रखना है ये इसका जो वेटेज है 2.63% है। ये कृषि उत्पादकता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बता दूं कि इसका जो वेटेज है वो सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे कम वेटेज, सबसे कम भार इसका है। ठीक है, सबसे कम भारांक इसका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 8 कोर इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में भी मैंने आपको यहां पर चर्चा कर दी। अब कुछ बातें जिनको हमें पढ़ लेना चाहिए, जैसे एफडीआई के क्या क्या रुझान हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। आप सभी जानते हैं मेक इन इंडिया एक स्कीम है हमारे देश के अंदर, मेक इन इंडिया। ठीक है, इस मेक इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत भारत में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया और उदारीकृत एफडीआई, उदारीकृत का मतलब होता है लिबरल एफडीआई, लिबरल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के कारण भारत विनिर्माण का एक आकर्षक केंद्र बन गया है। विदेशी व्यक्ति भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कुल प्रवाह की अगर मैं बात करूं एफडीआई की, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अप्रैल से दिसंबर तक का हमारे पास में डेटा है। कुल एफडीआई अंतर प्रवाह कितना है,
$55.6 बिलियन रहा है, जो 17.9% की वृद्धि को दर्शा रहा है कि इतनी ग्रोथ जो है हमारी हुई है एफडीआई की। ठीक है, ओके, चलिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उछाल देखा गया। सबसे ज्यादा उत्साहजनक आंकड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई का है, जो 18% से बढ़कर के 19.04 बिलियन डॉलर हो गया है। याद रखना है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट आपकी परीक्षा में आते हैं। यह दर्शाता है कि वैश्विक कंपनियां जैसे कि एप्पल, जैसे कि माइक्रोन अपनी आपूर्ति श्रृंखला को चीन से हटा करके भारत में ला रही है। याद रखना है, चाइना प्लस वन रणनीति को अपना रही है कि चाइना में ही हम क्यों करें, भारत को भी उसके साथ जोड़ें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ भाई, योजना करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, प्रधानमंत्री जी की योजना भी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। पढ़ने बैठो तो भैया भाभी के ताना सुनने पर रहे हैं, पिता का जीवन बहुत मुश्किल है। देखिए आगे देखते हैं। अगर एफडीआई प्रवाह में शीर्ष राज्यों की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में एफडीआई प्रवाह हुआ है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई प्रवाह रहा है ना। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई प्रवाह रहा है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे पर गुजरात एफडीआई आकर्षित करने में सबसे आगे है। महाराष्ट्र का कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह कितना, 31% हिस्सा है। मतलब महाराष्ट्र में ही 100% का कितना परसेंट, तो 31% अकेला जो है वो महाराष्ट्र में आया है। ओके, महाराष्ट्र में अकेला 31% है टोटल में से। आगे देखिएगा, शीर्ष क्षेत्र की अगर मैं चर्चा करूं तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा एफडीआई प्रवाह हुआ है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हुआ है, हार्डवेयर में। अब तेजी से बढ़ता हुआ गैर पारंपरिक ऊर्जा भी है ना, उन क्षेत्रों में। आपको तो ये याद रखना है कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा, मतलब विदेशी व्यक्ति भारत में आकर के सर्विस सेक्टर जो है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। रोजगार का परिदृश्य की अगर मैं बातचीत करूं तो पीएलएफएस 2023-24 और 2024-25 के अंतिम डेटा की एक तस्वीर पेश करते हैं। देखो, टोटल एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो भारत में कार्यरत लोगों की संख्या 2017-18 के 47.5 करोड़ से बढ़ करके 2022-23 में 64.33 करोड़ हो गई है। तो कुल कितने लोग रोजगार में हैं, तो 64.33 करोड़ लोग जो है वो रोजगार में है। ठीक है, आ गई बात समझ में। बेरोजगारी दर 6% से गिर करके 3.2% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है। तो अब जो बेरोजगारी दर है वो कितनी हो गई है, तो 3.2% हो गई है। औद्योगिक रोजगार की पहली की अगर मैं चर्चा करूं, एक चिंताजनक तथ्य यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की हिस्सेदारी 12.1% है। इससे घट करके 11.4% हो गई है। 2023-24 का आंकड़ा है, याद रखना। मतलब 2017-18 में पहले 12.1% थी, अब कम हो गई है 2023-24 में 11.4%। इतने लोगों को ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। देखो, मैं खुद नहीं चाहता कि पीडीएफ से पढ़ाऊं, ठीक है, मैं खुद अपनी वैल्यू नहीं गिराऊंगा, ठीक है ना, मैं लिख लिख के ही पढ़ाता हूं, उसी को ध्यान में रखता हूं। पर चूंकि समय ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि लिख लिख के पढ़ाओ तो ज्यादा बेस्ट है आप मेरे यकीन बेस से क्लास कर लो, ठीक है, वो पर्याप्त है। और अगर वो भी नहीं करना है तो ज्यादा बेस्ट है आप सिलेक्शन शॉट ले लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, पर चूंकि वायदे के कारण मुझे तो आपको पूरा काम करवाना है। इसका कारण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट जो हुई है उसका कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण मैन्युफैक्चरिंग में स्वचालन, स्वचालन का मतलब है ऑटोमेशन, और पूंजी गहन तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, निर्माण क्षेत्र का उदय भी हुआ है, जो श्रम विनिर्माण में नहीं खप पाया वह निर्माण क्षेत्र में चला गया। ठीक है, यह भी आपको यहां पर याद रखना है, ऐसे तो कोई वो नहीं है, चिंता मत करिएगा। चलिए अगली चर्चा करते हैं। निर्माण क्षेत्र में रोजगार की अगर मैं बात करूं तो 1.9% क्यूईएस से बढ़कर पीएलएफएस में 13% तक पहुंच गया है। यह बुनियादी ढांचे पर सरकार के भारी खर्च का परिणाम है, क्योंकि सरकार ने सड़क पर निर्माण करवाया, परिवहन में काम करवाया, बिजली जो संयंत्र है वहां पर निर्माण करवाया है। तो निर्माण क्षेत्र में रोजगार की ये बात है। ठीक है,
चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं, ये जरूरत नहीं है ऐसे इनकी। अब देखिएगा जरा, देखना प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, स्थिति और संभावना क्या क्या। ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं बात करूं तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, याद रखिएगा। पीएलआई योजना, एक पीएलआई योजना है ना। पीएलआई योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन पर जोर दिया जा रहा है, इसके उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहन भी आते हैं, ठीक है, और इस पर जोर दिया जा रहा है। 2024-25 में एक्सपोर्ट में सुधार के संकेत भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक में मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता की कहानी है इलेक्ट्रॉनिक सेंटर। और फाइनेंशियल ईयर 2015 में 1.9 लाख करोड़ का उत्पादन बढ़कर के 2024 में 9.52 लाख करोड़ हो गया है। यह भी आपको याद रखना है। भारत अब मोबाइल फोन का शुद्ध निर्यातक है, ठीक है। तो भारत अब मोबाइल फोन को बेच रहा है। फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें तो भारत को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है फार्मास्यूटिकल में, दवाई अवाई से संबंधित। 2024-25 में बल्क ड्रग्स पार्कों की स्थापना से आयात निर्भरता कम हो रही है, मतलब हम चाइना से ज्यादा आयात करते थे, अब हम खुद ही सक्षम है उसमें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो उद्योग है उसको नाम है कपड़ा उद्योग, ठीक है। पीएम मित्रा पार्क, आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मित्रा पार्क जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए लगाए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं। तो पीएम मित्रा पार्कों की स्थापना से इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास जो है वो हो रहा है। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। फिर सरकार की नई औद्योगिक नीतियां और योजनाओं की अगर हम चर्चा करें तो वर्तमान सरकार ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के मंत्र के साथ कई परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू की है। न्यूनतम सरकार, कम से कम सरकार और ज्यादा से ज्यादा शासन हो, है ना। इसके अंतर्गत सरकार ने कई सारी योजनाओं की शुरुआत की, जैसे कि मैंने आपको बताया पीएलआई योजना। पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है तो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन आप इसे बोलते हैं, है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आप इसे कहते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख अस्त्र है। और दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है तो पीएलआई योजना का उद्देश्य है घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाना, ठीक है, मतलब ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव इसको बनाना पीएलआई स्कीम का उद्देश्य है। इसके बजट और दायरे की मैं बात करूं तो 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए हैं। इसके प्रमुख क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत मोबाइल सेक्टर है, फार्मा है, मेडिकल डिवाइसेस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल है, ड्रोन सिस्टम है, सोलर पीवी मॉड्यूल है और स्पेशलिटी स्टील है। इन क्षेत्रों में पीएलआई योजना का लाभ जो है वो दिया जा रहा है। इसके प्रदर्शन की मैं बात करूं तो दिसंबर 2025 का आंकड़ा हमारे पास में है, मतलब अभी लेटेस्ट आंकड़ा। इस योजना के तहत अब तक 1.76 लाख करोड़ से अधिक का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है और 21,534 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि जो है इसके अंतर्गत वितरित भी की गई है। इससे न केवल उत्पादन बढ़ रहा है बल्कि उच्च मूल्य वाले रोजगार भी पैदा हो रहे हैं, ठीक है। उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, पर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए अगली बात मैं करता हूं। एक महत्वपूर्ण योजना है, ये योजना मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी उसमें भी आई थी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति बोलते हैं। ये एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। यह योजना बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए मंत्रालयों के बीच की सिलोस को तोड़ने के लिए बनाई गई है। तो यह बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित है और यह 16 मंत्रालय जिसके अंतर्गत रेलवे है, सड़क है, पेट्रो है, ये सब है, इनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर के ये आती है। ओके, ठीक है। अगली बात, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना। और वर्तमान में भारत की जो लॉजिस्टिक लागत है वो जीडीपी का 13 से 14% है, जिसे घटाकर वैश्विक औसत 8% पर लाने का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत रखा गया। आप तो ये याद रखो, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई है, ठीक है। मैं योजना वाली क्लास लूंगा तो वहां भी ऐसे इसको शामिल करूंगा। अगली बात, स्टार्टअप इंडिया और अन्य पहल। स्टार्टअप इंडिया, भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1.20 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप यहां पर है। नई फंड ऑफ फंड्स योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं, तो स्टार्टअप में भी ठीक है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ठीक है। विनिवेश के अलावा सरकार अपनी ब्राउनफील्ड संपत्ति जैसे सड़क, स्टेडियम, पावर ग्रिड को पट्टे पर देकर राजस्व जुटा रही है, जिसका उपयोग नई बुनियादी ढांचे के लिए किया जा रहा है। किराए पर दे रही है मतलब, ठीक है। चलिए, ये भी मैंने आपको यहां पर बताया है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी बातें मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। और बाकी चर्चा कुछ क्वेश्चन कल मैं आपको डिस्कस कर चुका था, और अब हम कृषि टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए जरा अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, कृषि की। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका था कल, औद्योगिक नीतियां भी मैं आपको पढ़ा चुका था, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर है। ऐसे तो आपने ज्योग्राफी में कृषि पढ़ा होगा, पर इकोनॉमिक्स में भी कृषि आपको पढ़ना है। कई सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, मैं आपको खास खास चीजें इसके बारे में पढ़ा देता हूं। ऐसे तो खास क्या, मैं खास से ज्यादा ही लेकर के आया हूं। क्या है कृषि के बारे में, वो जरा यहां पर आप सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, भारतीय कृषि न केवल देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, याद रखना, भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहा जाता है, बल्कि यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग भी है। भारतीय कृषि क्षेत्र भारत के जीडीपी में भले ही सेवा क्षेत्र की तुलना में कम योगदान देता है, लेकिन रोजगार सृजन के मामले में यह आज भी सबसे बड़ा क्षेत्र है। मतलब कृषि क्षेत्र वर्तमान में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन इसका देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान है। दोनों विरोधाभासी है, पर हाँ है, ये सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और सबसे कम योगदान इसी का है, ठीक है। भारत की लगभग 55 से 60% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए किस पर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर निर्भर है। जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्यन हो गया, वानिकी हो गया, वन लगाना, ठीक है, मछली पालन हो गया, इस पर निर्भर है, ठीक है। तो कृषि के बारे में इतनी बातें मैंने बताया। अच्छा, भारतीय कृषि के निर्धारक कारक कौन कौन से? जलवायु, मृदा और सिंचाई। कृषि का स्वरूप पूरी तरीके से प्राकृतिक कारकों पर ही निर्भर करता है, मानसून पर निर्भर करता है, मिट्टी पर निर्भर करता है, जलवायु पर निर्भर करता है। भारत एक विशाल देश है जहां जलवायु, क्लाइमेट और मिट्टी में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। मालवा में आओगे तो काली मिट्टी दिखेगी, तटीय क्षेत्रों में चले जाओ लेटेराइट मिट्टी दिखाई देगी, और उत्तर प्रदेश बिहार वाले नदीय क्षेत्रों में देखने चले जाओगे तो वहां पर जलोढ़ मिट्टी दिखाई देगी। तो मिट्टियों में क्या है, तो याद रखना है, मिट्टियों में विविधता है, जलवायु में विविधता है, कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं ठंड ज्यादा है, ठीक है। पहाड़ों पर चले जाओगे तो ठंडा माहौल देखने को मिलेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में भी विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। कहीं पर गन्ना की फसल ज्यादा होती है, कहीं पर कपास की फसल ज्यादा होती है, कहीं पर क्या फसल ज्यादा होती है, ठीक है। जलवायु और मानसून की भूमिका की अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि गैम्बल ऑफ मानसून के नाम से आप इसे जानते हैं, क्योंकि मानसून आएगा तो भारतीय कृषि में उत्पादकता ज्यादा होगी, और अगर मानसून नहीं आएगा तो उत्पादकता में कमी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि देश का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से वर्षा आधारित या बारानी खेती वाले क्षेत्र, सिंचाई के लिए पूरी तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है। मतलब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, आप ये समझिए कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मानसून पर निर्भर है। इसीलिए भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मानसून के जुए के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मानसून का जुआ आप इसे कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया, मानसून का जुआ आप इसे कह देते हैं। ओके, चलिए बताइए, कोई दिक्कत? बताएं भैया। ओके,
बताएंगे। देखो, अगली बात है दक्षिण पश्चिम मानसून की, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जून से लगा करके सितंबर के बीच होने वाली यह वर्षा खरीफ फसलों के आधार को तैयार करती है, मतलब खरीफ फसल जो है उसके आधार को यह तैयार करती है। ठीक है, तो भारत में खरीफ फसलों के लिए कौन सा मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। ओके, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से आप इसे जानते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अगली बात है चावल। चावल एक खरीफ फसल है जो भारत की मुख्य खाद्य फसल भी है, इसी वर्षा पर निर्भर है। और आपको मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में चावल को किसी भी समय पर उगाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर मानसून है, वहां पर उसके लायक जलवायु है, इसलिए वो रबी की फसल के अंतर्गत भी आता है दक्षिण भारत में। ठीक है, यदि मानसून समय पर आता है तो वर्षा का वितरण समान होता है, तो कृषि की उत्पादकता भी बम्पर होगी, मतलब ज्यादा होगी। पर मानसून समय पर आता कहां है, ठीक है, मानसून में अनियमितता है पवनों के कारण, ठीक है, सब कुछ। अगली बात, इसके विपरीत अल्नीनो, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसी घटनाओं के कारण सूखा पड़ने पर कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। अल्नीनो का प्रभाव अगर ज्यादा पड़ जाता है तो उससे क्या होगा, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम चर्चा करें तो शीत ऋतु में ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से आने वाली जो हवाएं होती है वो उत्तर पश्चिमी भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा लेकर के आती है, जिसके कारण क्या होता है, तो यहां पर कृषि उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में मावट के नाम से जाना जाता है, मावठा बोल देते हैं हमारे यहाँ, मावठा। तो ये पश्चिमी विक्षोभ ही है, मावठा क्या है, एक प्रकार का पश्चिमी विक्षोभ है, जो कब आता है तो याद रखना शीत ऋतु में आता है। कहां से चलती है हवा, तो भूमध्य सागर से चलती है। और कहां कहां भारत के कौन से राज्य जहां पर प्रभावित होते हैं इस मावट से, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। ठीक है, यह रबी की फसल विशेष रूप से गेहूं के लिए वरदान साबित होती है। जितना ज्यादा आएगा मावठा, भाई क्या आएगा, वर्षा होगी, तो गेहूं की उत्पादकता उससे क्या होगी, बढ़ेगी। तापमान और प्रकाश, विभिन्न फसलों के अंकुरण के लिए, वृद्धि के लिए और पकने के लिए अलग अलग तापमान और की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा गेहूं की बुआई के समय ठंड की जरूरत होती है, कटाई के समय गर्मी की जरूरत पड़ती है, तो तापमान अलग अलग होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगली बात, उदाहरण के लिए जैसे बताया गया है कि गेहूं को पकते समय ठंडी जलवायु और तेज धूप की आवश्यकता पड़ती है, जबकि चावल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था होगी अच्छी, जितनी ज्यादा अच्छी सिंचाई होगी तो याद रखना है उत्पादकता भी उतनी ही ज्यादा होगी। लिखा हुआ है चूंकि मानसून अनिश्चित है इसलिए सिंचाई कृषि की जीवन रेखा है, इरिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिंचाई होगी तो मजा आ जाएगा, नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं जो कि मैंने आपको यहां पर बताई है। अगली बात, कृषि ऋतुएं और फसल प्रणालियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय कृषि वर्ष को मौसम के आधार पर 3 स्पष्ट ऋतुओं में विभाजित करके देखा गया है, जिसमें से सबसे पहला है खरीफ ऋतु या खरीफ की फसल। आपको पता है कि खरीफ की फसल को मानसून की फसल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब मानसून आता है तभी इस फसल को क्या किया जाता है, बोया जाता है। ठीक है,
इसके समय की अगर मैं बात करूं, इसकी बुआई कब होती है, तो जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ में इसकी बुआई की जाती है। कटाई की अगर मैं चर्चा करूं तो अक्टूबर नवंबर में या सितंबर से अक्टूबर के बीच में मानसून जैसे ही समाप्त होता है तब इसकी क्या की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। और इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि अंकुरण और वृद्धि के लिए उस समय उच्च तापमान की आवश्यकता है। और आप गर्मी के सीजन में देखेंगे जून जुलाई में, तो उस समय तापमान ज्यादा भी रहता है, मानसून भी रहता है, ठीक है। और उच्च आर्द्रता मतलब मानसून की भी आवश्यकता इसमें होती है। तो अंकुरण के लिए ज्यादा वर्षा और ज्यादा तापमान, ठीक है, आर्द्रता ज्यादा, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आर्द्रता ज्यादा और क्या होता है, तो तापमान भी ज्यादा। कौन कौन सी फसलें इसमें आती है, तो चावल। चावल एक प्रमुख खरीफ फसलों में आते हैं। मक्का, मोटा अनाज बोल देते हैं आप इसे, है ना, ये अनाज और चारे, खाद्य और चारे दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों के लिए उगाया जाता है। राजस्थान में ज्वार बाजरा की खेती ज्यादा होती है। कपास मेरे साथियों, कॉटन, ये प्रमुख एक केश फसल है, नगदी फसल, ठीक है। वहीं पर जूट की अगर मैं बात करूं तो स्वर्ण रेशा इसी से प्राप्त किया जाता है। मूंगफली, ग्राउंडनट, ये प्रमुख तिलहनी फसल है। सोयाबीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। क्या कारण है, तो यही कारण है। रजनी मिश्रा, सर प्लीज सिलोस क्या 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 होता है, सर जी सिलोस क्या क्या। रजनी गुड़िया, अगर आप ऐसे ही कमेंट करोगी तो क्या आप आगे की चीजें पढ़ पाओगी, ठीक है ना, आप नहीं पढ़ पाओगी, ओके। अरहर की मैं बात करूं, तुअर या अरहर आप इसे बोल देते हैं, ये एक प्रमुख दाल है जो कि किसकी फसल है, तो याद रखना खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ की फसल, मानसून की फसल के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो खरीफ की फसल या मानसून की फसल, ठीक है। चलिए ओके, बढ़े आगे। ओके, चलिए अब रबी क्रॉप्स की हम बात करें। रबी क्रॉप्स, रबी सीजन का क्या मतलब है, तो रबी क्रॉप्स को शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, ठीक है। सर क्या मेरी बात नहीं पहुंच, क्या पूछ रही हो बताओ, सर मेरी बात, एक मिनट आपका कमेंट ले लेता हूं। रजनी जी का कमेंट है, क्या कमेंट है, सर मेरी बात बता दीजिए। हाँ सर, सिलोस क्या, सिलोस क्या 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 मतलब, हम सर सिलोस, अच्छा अभी जो मैंने उद्योग में पढ़ाया सिलोस, उसकी आप बात कर रहे हैं। सिलोस का मतलब होता है एक टंकी, ठीक है, जिसमें उत्पादन को रखा जाता है। बास्केट, डलिया बोल दो आप उसे, उसको बोलते हैं सिलोस। देखो रबी ऋतु की मैं बात करूं, इसे शीतकालीन फसल भी कहते हैं। रबी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, वसंत। बुआई की अगर मैं चर्चा करूं तो अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों की शुरुआत में इसकी बुआई होती है, जैसे अभी अभी बुआई हुई है। कटाई अप्रैल जून में होगी, वसंत या ग्रीष्म ऋतु में। आवश्यक दशाएं, बुआई के समय पर ठंड, कम तापमान चाहिए, ठंडा मौसम, और कटाई के समय पर शुष्क और गर्म वातावरण चाहिए। देखो अभी कौन कौन सी फसल बोई गई है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा इसके लिए लाभकारी होती है, याद रखना है। देखो अभी आप देखेंगे तो गेहूं की फसल, गेहूं कैसी फसल है, तो एक प्रमुख रबी की फसल है। अभी बोया है गेहूं को, ठीक है। जो बारले बोलते हैं ये प्राचीन फसल है। चना सबसे प्रमुख दाल है। सरसों या राई ये भी एक प्रकार की रबी फसल है। मटर सब्जी और दाल के रूप में प्रयोग की जाती है। मसूर की दाल, है ना। आलू एक रबी की फसल है। अब जायद की फसलों की हम बात करें तो ये रबी और खरीफ के बीच एक छोटा सा ग्रीष्मकालीन मौसम होता है, जिसमें ककड़ी, है ना, तरबूज, खरबूज, सब्जियां, इन सबको बोया जाता है ना। देखेंगे ये मार्च से जून तक बोई जाती है, याद रखना। और इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है इसे मुख्यतः वे फसलें उगाई जाती है जो तेज गर्मी और शुष्क हवाओं, लू को सहन कर सके, जिन्हें कृत्रिम सिंचाई दी जा सके। भाई उनको कृत्रिम रूप से भी सिंचाई दी जा सकती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आती है, बेल वाली फसलें आती है, जैसे तरबूज, बेल, है ना, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, खीरा मतलब वही ककड़ी, है ना, करेला, लौकी जिसमें बेल हो, वो लगाए जाते हैं। चारा फसलों की मैं बात करूं तो पशुओं के लिए चारा लगाया जाता है इसके अंदर, मक्की और ये सब, है ना, हमारे यहाँ बरसीम भी बोल देते हैं। मूंग और उड़द, कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन दालें भी इसके अंदर उगाई जाती है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा तुलनात्मक रूप मैंने दिया है, इसको आप पढ़ लेना
खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, इनको जल के स्रोत कहां कहां से प्राप्त होते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ऐसे तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब कृषि के कुछ प्रकार है, जैसे एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। यहां से सवाल आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। स्थानांतरित कृषि, इसमें वन भूमि के एक टुकड़े को साफ किया जाता है, पेड़ों को काटकर और जला करके उस पर खेती की जाती है। इसी को स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। स्लैश एंड बर्न क्यों बोलते हैं, देखो लिखा है इसमें, कोई बात नहीं। जब मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान नई जमीन पर चले जाते हैं और वहां पर जंगलों को काटते हैं और वहां पर खेती करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कर्तन एवं दहन यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत में स्थानांतरित कृषि को चूंकि आदिवासी समुदाय के द्वारा की जाती, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी भारत की अगर मैं बात करूं, असम की, मेघालय की, मिजोरम की, नागालैंड की, तो यहां पर स्थानांतरित कृषि को झूम की खेती कहते हैं। और यह सामान्य नाम है, सब जगह इसी के नाम से इसको जाना जाता है, झूम की खेती। किसके नाम से, झूम की खेती। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे बेवार और दाहियार के नाम से जाना जाता है। बेगा और गोंड जनजातियों के द्वारा यह कृषि की जाती है। तो मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, बेवार और दाहिया के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, बेवार और दाहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश, बस्तर जिला और छत्तीसगढ़, यहां पर इसको दीपा भी बोल देते हैं। तो बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। दीपा, किसके नाम से, दीपा के नाम से। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इसे पोडू या पेंडा बोल देते हैं। पूर्वी घाट की जनजाति, पूर्वी घाट, आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट में आता है, पूर्वी घाट में आपको पता ही है। ठीक है, पूर्वी घाट में आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना, तमिलनाडु। यहां पर इसे पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में इसे पामाडा भी बोल देते हैं, कोमान बोल देते हैं, ब्रिंगा भी बोल देते हैं। अलग अलग जनजातियों ने अलग अलग नाम इसको दे रखा है। पश्चिमी घाट केरल में विशेष रूप से कुमारी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये यहां पर कोमान है और यहां पर कुमारी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंपोर्टेंट की श्रेणी में डाल रखा है। अगला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे बात्रा या वालरे के नाम से भी जानते हैं। त्रा या वालरे, गरासिया और भील जनजाति के द्वारा यह खेती की जाती। हिमालयी क्षेत्र में इसे खील के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसे कुरुआ के नाम से जाना जाता है ना। मैं अच्छा, विश्व की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग विश्व में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य यूरोप में इसे मिल्पा बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि को। वेनेजुएला में इसको कोनुको के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्राजील में इसे रोका बोलते हैं, रोका। मध्य अफ्रीका कांगो क्षेत्र में इसे मसोल के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में जावा क्षेत्र में इसे लदांग या हुमाह के नाम से जाना जाता है। ये विश्व में नाम है इसके। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत सरल सी बात है। ऐसे तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कुछ कृषि क्रांतियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारतीय कृषि के इतिहास में विभिन्न उत्पादों और उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए अलग अलग अभियान चलाए गए, जिन्हें क्रांति नाम दे दिया गया। जैसे हरित क्रांति की मैं बात करूं, ऐसे तो आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया है मैडम ने। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, मुख्य रूप से गेहूं और चावल की फसलों को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। विश्व में इसकी शुरुआत की गई थी नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, और भारत में इसकी शुरुआत की गई थी एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। इसकी शुरुआत 1966-67 में की गई थी और इसने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, विशेष रूप से उत्तर भारत में इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला है, तमिलनाडु में भी देखने को मिला है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। चलिए, अगला श्वेत क्रांति की मैं बात करूं, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। यह दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन फ्लड, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, है ना, ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से ही संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूरा किया गया था, 3 चरणों में, 1970 से 1980, 1980 या 81 से 85 और 85 से 95 या 96 तक। ठीक है, 3 चरणों में। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको यहां पर याद रखना है।
अगली चर्चा है नीली क्रांति के बारे में, जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से या एक्वाकल्चर से, जिसके जनक है डॉक्टर अरुण कृष्णन या हीरालाल चौधरी, जरूर याद रखना। अगला, इसका उद्देश्य क्या है? मछली और समुद्री उत्पादन को बढ़ावा देना है, नाम से स्पष्ट है। येलो रिवॉल्यूशन या पीली क्रांति तिलहनी फसलों के उत्पादन से है, जिसके जनक है सैम पित्रोदा। अगली बात, गुलाबी क्रांति की अगर मैं बातचीत करूं तो पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से संबंधित है, फार्मास्यूटिकल के उत्पादन से भी संबंधित है, जिसके जनक कौन है? दुर्गेश पटेल है। ठीक है, दुर्गेश पटेल। अगली क्रांति की अगर मैं चर्चा करूं तो एक है गोल क्रांति, झींगा मछली है, याद रखना, झींगा मछली की प्रजाति। गोल गोल क्या होता है? आलू होता है। तो आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोल क्रांति की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई? गोल क्रांति की। ठीक है, आलू भारत का सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी और गरीबों का मसीहा यही है मेरे दोस्त। सुनहरी क्रांति की अगर मैं चर्चा करूं, गोल्डन रिवॉल्यूशन की, बागवानी फसलों से, बागों में क्या लगाया जाता है? फल, फूल, सब्जियां। तो फल से है, शहद से भी संबंधित है ये गोल्डन रिवॉल्यूशन। इसके जनक कौन है? निरपक तुतज है, याद रखना, फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन या पोल्ट्री फार्मिंग से, इंदिरा गांधी इसके जनक है। लाल क्रांति, लाल लाल टमाटर होता है, मांस होता है, विशाल तिवारी इसके जनक है। धूसर या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने से। काली क्रांति पेट्रोलियम प्रोडक्शन और बायोडीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने से। स्वर्ण रेशा क्रांति की अगर मैं बात करूं तो जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने से है। रजत रेशा क्रांति की मैं बात करूं, कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने से। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास को बढ़ावा देने से है ना। सदाबहार क्रांति का मतलब है सभी कृषि फसलों का उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है और उत्पादन को बढ़ावा देना है, सदाबहार क्रांति का। प्रोटीन क्रांति की मैं चर्चा करूं, उच्च उत्पादकता टेक्नोलॉजी आधारित चीजों को बढ़ावा देना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको आहूत किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ कृषि क्रांतियां भी मैंने आपको पढ़ाई है। थोड़ा जल्दबाजी है, मतलब जल्दबाजी इस बात की है कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, पर सच्चाई यही है कि पीडीएफ ले लेना, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, है ना दोस्त। चलिए, अभी बचा है, आपको नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चर्चा करते हैं। कुछ सरकारी योजनाएं हैं, ऐसे तो मैं सरकारी योजनाएं आपको पढ़ाऊंगा, पर मैंने इसके साथ में भी मर्ज कर लिया है। सुनना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की मैं बात करूं, इसको लॉन्च कब किया गया? 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था गोरखपुर से। गोरखपुर पड़ता है यूपी में। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था लॉन्च। इस योजना का प्रकार क्या है? तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसमें 100% केंद्र सरकार के द्वारा फाइनेंस या वित्त पोषण किया जाता है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसका लाभ किसको दिया जाता है? तो किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। आप सभी जानते हैं 2-2 हजार रुपए के भुगतान में दी जाती है। 3 किस्तें होती हैं, हर 4 महीने में दी जाती है। तो 2,000 रुपए की 3 समान किस्त है, हर 4 महीने में दी जाती है, सीधे डीबीटी के अंतर्गत खातों में भेजी जाती है। डीबीटी का उद्देश्य होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों को कृषि इनपुट जैसे बीज, खाद खरीदने और घरेलू जरूरतों के लिए कुछ पैसा दे देना, सम्मान में है ये, किसान का सम्मान देना कि किसान इतना काम कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहली योजना समझ में आ गई, देखिएगा जरा। दूसरी योजना है फसल बीमा योजना। ये सारी इंपॉर्टेंट योजना बता रहा हूं। लॉन्च कब किया गया इसको? 18 फरवरी 2016 को, वन नेशन वन स्कीम के तहत। इसका उद्देश्य क्या? फसल बीमा, बुआई से लेकर कटाई के बाद तक फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करना इसका उद्देश्य है। फसलों का बीमा हो रहा है। इसकी पुरानी योजना NAIS का स्थान लेती है ना। प्रीमियम दर क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है, बाकी सरकार वहन करती। खरीफ की फसलों के लिए बीमित राशि का 2%, ठीक है, और रबी की फसलों के लिए 1.5% है। याद रखना, ये पूछा जाता है। वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आप सभी जानते हैं कि इसको लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से। नारा दिया गया था स्वस्थ धरा खेत हरा, है ना, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये नारा था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। उद्देश्य क्या है? तो किसानों को हर 2-3 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना,
ताकि उन्हें अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता का पता चल सके कि हमारे जो खेत की मिट्टी है उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और अगर कौन से पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में हैं, ठीक है, इसका पता चल सके। इसमें कुल 12 पैरामीटर्स हैं जिनकी जांच की जाती है। मैक्रो पोषक तत्व एनपीके होते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व एस सल्फर होता है इसके अंदर, और सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, फेरन मतलब आयरन है ना, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब चीजें होते हैं, बोरॉन और ये सब। ये इसके भौतिक मापदंड होते हैं, पीएच वैल्यू, ईसी है ना, और ओसी जैविक कार्बन और ये सब। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम लॉन्च कब किया गया? 14 अप्रैल 2016 को। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसका फुल फॉर्म होता है, नहीं लिखा है इसमें, ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है पर फिर भी बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? यह एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा एपीएमसी, एपीएमसी का मतलब होता है मंडी, एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी। अगर आप कहीं भी मंडियों में जाते हो अपनी फसलों को लेकर के, तो इस गेट पर ही देखना कृषि उपज मंडी समिति लिखा हुआ रहता है, वही है, उसी को एपीएमसी बोलते हैं, ठीक है। एपीएमसी मंडियों को एक नेटवर्क में जोड़ा जाता है। किसान भाई अपनी फसलों को अलग अलग मंडियों में मतलब इसी पोर्टल पर जाकर के बेच सकता है। इसका लक्ष्य क्या है? एक राष्ट्र एक बाजार बनाना, ताकि किसान अपनी उपज को बेहतर कीमत पर ऑनलाइन बेच सके, और जो मंडी ज्यादा कीमत देगी वहां पर किसान भाई अपना ट्रैक्टर भर के ले जाए और बेच दे, ठीक है। फिर ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इसका उद्देश्य क्या है? हर खेत को पानी मिले, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक बिंदु से ज्यादा उत्पादकता हो, है ना, प्रति बूंद अधिक फसल। यह योजना जल उपयोग क्षमता पर केंद्रित है, मतलब कम जल का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ओके, आ गई बात समझ में? अब आगे देखते हैं, देखिएगा जरा। एक है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी बोलते हैं आप इसे। इसकी अवधारणा क्या है? एमएसपी यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदने की गारंटी देती है, भले ही खुले बाजार में कीमतें गिर जाए, मतलब कम हो जाए। जैसे एमएसपी की मैं बात करूं, गेहूं की एमएसपी मान लो, मुझे एग्जैक्ट तो डेटा नहीं याद है, मान लेते हैं 2500 रुपए है ना, 2500 रुपए, ठीक है। तो मार्केट में भले गेहूं 2000 का बिक रहा है, पर किसान मतलब सरकार ने बोला कि हम 2500 में खरीदेंगे, तो 2500 में खरीदेगी वो, ठीक है। इसका एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी सिफारिश की जाती है सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, जिसे सीएसीपी के नाम से जानते हैं। सीएसीपी का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। लेकिन इसकी अंतिम घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए के द्वारा की जाती है। तो सिफारिशें सीएसीपी के द्वारा, अंतिम घोषणा सीसीईए के द्वारा। इसमें फसलों की मैं बात करूं तो सीएसीपी 22 अनिवार्य फसलों पर, जिसमें से 14 खरीफ की फसल है, 6 रबी की फसल है, 2 वाणिज्यिक फसल है। इसके लिए एमएसपी और गन्ने के लिए एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी का फुल फॉर्म है, इसकी सिफारिश करती है, ठीक है। अगली बात, कहां गया? हालिया रुझान, सरकार अब तक उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना एमएसपी तय करने की नीति पर काम कर रही है, और ये सब बातें इसके अंतर्गत है। अब देखो, कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान है हमारे पास में जो आपको पता होना चाहिए। एक संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको IARI के नाम से जाना जाता है, जो पूसा नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान NRRI, कटक उड़ीसा में है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, ये करनाल हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की मैं बात करूं, ये करनाल हरियाणा में है, इसको भी आपको भूलना नहीं है, जरूर याद रखना है। एक है राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर में है, ये बरेली यूपी में पड़ता है, याद रखना कहां पर है? इज्जत नगर में। इज्जत, कौन सा नगर? इज्जत नगर, इज्जत नगर है ना, कहां पर है? इज्जत नगर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय आलू अनुसंधान, आलू शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में, तंबाकू खाना वहां जाना पड़ेगा। दलहन अनुसंधान, कानपुर यूपी में है। गन्ना अनुसंधान, लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन केंद्र, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र में है। भैंस अनुसंधान, हिसार, हरियाणा, भैंसों का अनुसंधान होता है, ठीक है। बकरी अनुसंधान,
मखदूम में है, मथुरा यूपी में। केंद्रीय भेड़ और ऊन अविकानगर में है, याद रखना है, राजस्थान में पड़ता है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। ऐसे तो आपको स्टैटिक में भी पढ़ाया जाएगा, ये सब पढ़ाया ही होगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। मसाला अनुसंधान कालीकट में, कोझिकोड में। ठीक है, तो ये सारे के सारे अनुसंधान संस्थान है। अब कुछ प्रश्न आए हैं, उनका आंसर दो। कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसके बारे में लिखा भी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एमएसपी का अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, और ये क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एमएसपी क्या होता है। ठीक है, ओके। बढ़े आगे। शोभित मेरे भाई, तुम कमेंट ही करते रहोगे या पढ़ोगे भी? फिर अगली बार दिल्ली पुलिस की परीक्षा की तैयारी करोगे? आओगे वापस से? हैं? समझदार बनो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तुम। फिर अगली बार आना, फिर पढ़ेंगे, फिर अगली बार। ठीक है, अगला सवाल। भारत की किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बहुत पुरानी और प्रचलित है? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में, तेलंगाना में? तो याद रखना है, मेघालय में है। मेघालय में 200 साल पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आदिवासी किसान बांस के चैनलों का उपयोग करके झरनों के पानी को पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाते हैं, और ये काली मिर्च और सुपारी की खेती के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ठीक है, ओस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? मक्का से, चावल से, चाय से या गेहूं से? तो याद रखना ये चावल से है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चावल की 3 अलग अलग किस्में हैं, ये अलग अलग मौसम में उगाई जाती है। ओस, अमन और एक और है बोरो। बोरो ग्रीष्म ऋतु की फसल है, अमन मानसून और शीत ऋतु की फसल है, ओस प्री मानसून या शरद ऋतु की फसल है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, और आप सभी जानते हैं एमएस स्वामीनाथन के बारे में। ठीक है, चलिए, बाकी ये सारे कुछ और सवाल भी मैं पहुंच रहा हूं आप लोगों के साथ में। इसका आंसर दे दो। उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं, झूम की खेती आप इसे कह देते हैं। बेवार मध्य प्रदेश में बोलते हैं, पोड़ू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, है ना, इसके नाम से आप इसे जानते हैं। और लदांग जो है वो इंडोनेशिया का जावा क्षेत्र और मलेशिया में कहते हैं। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है। तो ये कृषि क्षेत्र है, ये पीडीएफ में अभी भेज रहा हूं ताकि आप लोग इसे पढ़ सके। ठीक है, और इसको पढ़ लीजिएगा मेरे ख्याल से एक बार, प्लीज पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। बाकी कुछ भी नहीं है, रट्टाफिकेशन की चीजें हैं। आपको मैंने जानकारी उपलब्ध करवा दी, पढ़ा भी दिया है और करवा भी दिया है। ठीक है, अब बेटा देखो, आपके ऊपर है आपको क्या करना है। कल रात को 10 बजे फिर से मिलेंगे। कल जनसंख्या और नगरीकरण वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, जिनको आराम आराम से पढ़ना है, 4 क्लास या 3 क्लास में मैंने पढ़ाया है, यकीन बैच में आप वहां से कर लो। ठीक है, ज्यादा बेस्ट है। ओके, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।